पिछली जिंदगी में तुम्हें एक वेब डिफेंस करने को कहा गया था। तुमने उसे गलती से फ्री हैंड फाइट समझ लिया, 2,80,000 एनिमीज को खत्म कर दिया और दुश्मन को अपनी जिंदगी पर शक करने पर मजबूर कर दिया। कमांड सेंटर शॉक्ड रह गया। बैटलफील्ड में आया एक नया रिक्रूट पूरे एनिमी रेजिमेंट को ही खत्म कर गया। अपनी पास्ट लाइफ का स्पेशल ऑप्स किंग ट्रांसग्रेट होकर एक इंटरनेट एडिक्ट लड़का बन गया जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल होकर पूरी फैमिली के लिए शर्मिंदगी बन गया था और चिढ़कर आर्मी में शामिल हो गया। सबको लगा था कि वो कोई बेकार सोल्जर निकलेगा, लेकिन किसे पता था कि आर्मी ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर ही चीफ ने उसे लगातार 18 मेडल्स दे दिए। आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया बदजात। एक मिडिल एज्ड आदमी इंटरनेट कैफे में घुसा और उसके हाथ की बेल्ट हवा में लहराती हुई सीधे नीचे आई। मैंने तुझे अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए और तूने एग्जाम में सिर्फ 18 मार्क्स लाए। तेरी अभी भी इंटरनेट कैफे में छुपकर गेम्स खेलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था, लेकिन बॉडी ने रिफ्लेक्स में टैक्टिकल रोल कर लिया। अगले ही सेकंड ढेर सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में भर गई और तब जाकर तुम्हें समझ आया कि तुम ट्रांसग्रेट हो चुके हो। पास्ट लाइफ में तुम स्पेशल ऑप्स के किंग थे। कोड नेम घोस्ट, एक टॉप क्लास F1 स्नाइपर, 158 मिशंस, 2293 कन्फर्म किल्स और बेमिसाल सर्विस रिकॉर्ड। आखिरी मिशन साथियों को कवर देकर पीछे हटने में मदद करना था। तुमने अकेले बॉर्डर पर दुश्मन को रोके रखा, 3 गोलियां खाने के बाद ग्रेनेड की पिन खींच दी और पीछा करने वाले दुश्मनों का काम अपने साथ ही तमाम कर दिया। ओरिजिनल ओनर लगातार 72 घंटे तक गेमिंग में जुटा रहा और कीबोर्ड पर ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तुमने धीरे से अपने दोनों हाथ उठाए। ये हाथ पतले और साफ थे, लेकिन इस वक्त बिना कंट्रोल के हल्के हल्के कांप रहे थे। ये लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी गेमिंग की वजह से हुआ नर्वस ट्रेमर था। बदजात, तेरी अभी भी मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत हुई, आज तो मैं तेरी टांगे तोड़कर रहूंगा। उसकी बात खत्म होते ही बेल्ट हवा को चीरती हुई सीधे तुम्हारे सिर की तरफ आई। अगर ओरिजिनल ओनर यहाँ होता तो ये बेल्ट उसे जरूर जोरदार तरीके से पड़ती और उसके बाद उसका रोना धोना शुरू हो जाता। लेकिन तुम तो सैकड़ों बार जिंदगी और मौत के पलों से गुजरे हुए किंग लेवल F1 स्नाइपर थे। तुम्हारी बॉडी ने बिना दिमाग के सोचे ही रिफ्लेक्स में एक्ट किया। बाया पैर जमीन पर जोर से टिकाया, दाया कंधा नीचे झुकाया और पूरी बॉडी कुर्सी से साइड रोल होकर जमीन पर आ गई। बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों हाथ अपने आप आगे फैल गए और ये पूरा एक्शन एकदम पानी की तरह स्मूथ था। पूरे इंटरनेट कैफे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। सबने सिर घुमाकर एकदम शॉक्ड होकर तुम्हें देखा। न्यू गोदोंग भी देखता ही रह गया। उसका पूरा गुस्सा हैरानी में बदल गया। उसके पीछे खड़े 2 रिश्तेदार, अंकल न्यू गोलियांग और कजिन ब्रदर न्यू हाओ का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। तुम धीरे से खड़े हुए और तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी पल भर में बदल गई। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, कंधे नेचुरल तरीके से नीचे और आंखों में डरावनी शांति ये 1000 बार तप कर निखरी हुई हड्डियों में बसी एक सोल्जर की असली एटीट्यूड थी। मेमोरीज अभी भी तुम्हारे दिमाग में तेजी से घूम रही थी। क्लासेस बंक करना, फाइट्स करना, पेरेंट्स से बहस करना, एग्जाम हॉल में सो जाना और रिजल्ट आने के बाद घर छोड़कर भाग जाना। और तुम्हारे सामने खड़ा ये बेहद गुस्से में भरा मिडिल एज्ड आदमी इस लाइफ में तुम्हारा फादर न्यू गोदोंग था। डैड, तुमने शांति से कहा, मैं आपके साथ घर वापस चलता हूँ। न्यू गोदोंग का शौक सिर्फ 3 सेकंड ही टिका और उसके बाद और भी खतरनाक गुस्सा भड़क उठा। मेरे साथ घर चलेगा? अब तुझे समझ आ रहा है कि मेरे साथ घर चलना है? एग्जाम से पहले मैंने तुझसे कैसे भीख मांगी थी? आखिरी 1 महीने में अगर तू बस थोड़ा सा पढ़ लेता और किसी नॉर्मल कॉलेज में भी सेलेक्ट हो जाता तो मैं तेरी हर बात मान लेता। लेकिन तूने क्या किया? रोज क्लास बंक की, इंटरनेट कैफे में पढ़ा रहा, एग्जाम में 18 मार्क्स लाया। पूरी फैमिली की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। बेल्ट एक बार फिर हवा में उठी, लेकिन इस बार तुम पीछे नहीं हटे। बेल्ट जोर से तुम्हारी बाएं बाह पर लगी। शर्ट तुरंत फट गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। पास्ट लाइफ में 3 गोलियां खाने के उस जानलेवा दर्द के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। गोदोंग, शांत हो जाओ। अंकल आगे बढ़े और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मैं कैसे शांत हो जाऊं? न्यू गोदोंग ने अपने भाई का हाथ झटक दिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई और वो तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, तुझे पता है आज फैमिली डिनर में वे सब मेरे बारे में क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मेरे घर में एक निकम्मा पैदा हुआ है। कह रहे थे कि मैंने पूरी जिंदगी इतना पैसा कमाया, लेकिन तुझे जैसा बेटा पालकर सब बेकार कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो एक फादर का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट के पूरी तरह
तरह चकनाचूर हो जाने का डिस्पेयर था। न्यू गोदोंग बैटलफील्ड में रहा एक पुराना सोल्जर था, सेकंड क्लास मिलिट्री ऑनर जीता हुआ वॉर हीरो। रिटायरमेंट के बाद उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने से शुरुआत की और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन ये बेटा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी बन गया था। चल, न्यू गोदोंग ने तुम्हारी कॉलर पकड़ी, अभी मेरे साथ घर चल। न्यू फैमिली के विला में पूरी लाइटें जल रही थी। तुम्हें धक्का देकर लिविंग रूम में फेंका गया। मदर झाओ शुलान सोफे पर बैठकर चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। तुम्हें अंदर आते देखकर वो रोते हुए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड की एक खतरनाक नजर ने उन्हें वापस रोक दिया। घुटनों पर बैठ। न्यू गोदोंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम घुटनों पर नहीं बैठे, बस शांति से उसे देखते रहे। डैड, घुटनों पर बैठने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। न्यूजी, सीढ़ियों पर खड़ी बड़ी सिस्टर न्यू लान तुम्हें ठंडी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक कभी न खत्म होने वाली निराशा। तुझे पता है डैड ने ये 3 दिन कैसे बिताए हैं? उन्होंने पूरे शहर का लगभग हर एक इंटरनेट कैफे छान मारा, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज किए। तुझे आर्मी में भेजने के लिए उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक साइड में रखकर लोगों के आगे हाथ जोड़े। वो एक वॉर हीरो है। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में भी उन्होंने कभी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन इस बार तेरे लिए उन्होंने अपनी सारी प्राइड और डिग्निटी दाव पर लगा दी। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक एनलिस्टमेंट कोटा स्पॉट अरेंज किया, लेकिन तू तो थका हुआ निकम्मा निकला। तेरी घर छोड़कर भागने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तू उस सब के लायक है जो डैड ने तेरे लिए किया? पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। न्यू गोदोंग ने पीठ फेर ली। उसके कंधे बिना कंट्रोल के कांप रहे थे। तुम चुपचाप ये सब देखते रहे। पास्ट लाइफ में एक अनाथ होने के नाते तुमने कभी फैमिली का ये इमोशनल ड्रामा एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन इस मोमेंट एक अजीब सी फीलिंग तुम्हारी छाती में उमड़ पड़ी। शायद ओरिजिनल ओनर की बची हुई गिल्ट, गुनाह का एहसास। आई एम सॉरी। तुम्हारी आवाज भारी थी। आई एम सॉरी के इन 3 वर्ड्स ने सबको हैरान कर दिया। इस घर में पिछले 3 सालों से किसी ने तुम्हें सॉरी कहते नहीं सुना था। आखिरी बार जब ओरिजिनल ओनर ने 10th क्लास में अपने क्लासमेट की नाक तोड़ी थी और स्कूल ने उसे निकालने की धमकी दी थी, तब उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए ये वर्ड बोला था। न्यू गोदोंग धीरे से मुड़ा और उसने एक फोल्डेड पेपर निकाला जिसके बॉटम राइट कॉर्नर पर हाथ से लिखा हुआ नाम था। स्पेशल रिक्रूटमेंट कोटा 12 दिसंबर तक वैलिड है। कल मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की लास्ट डेट है। तू चाहे तो मत जा। उसकी आवाज बहुत भारी थी। मैं आज से मान लूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है। इस बार मैं जो कह रहा हूँ करके दिखाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही लिविंग रूम में सिर्फ मदर झाओ शुलान के रोने की आवाज बची। तुम नीचे झुके और उस एनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट को उठा लिया। उस रफ पेपर पर लहराते हुए नेशनल फ्लैग के सामने बंदूक थामे एक सोल्जर का बैकग्राउंड बना हुआ था। मैं जाऊंगा। न्यू गोदोंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गई। तूने क्या कहा? मैंने कहा मैं आर्मी में जाऊंगा। तुमने सिर उठाया और शांति से अपने फादर की आंखों में देखा। ये बात तुम्हारे मुंह से निकलना सच में बहुत अजीब लग रहा था। न्यू गोदोंग के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखों में सिर्फ शक था। 18 साल तक निकम्मा रहा बंदा अचानक से सुधर जाए तो किसी को भी अजीब लगेगा। तुमने चुपचाप उस सर्टिफिकेट को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लिया। कल मैं टाइम पर मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दूंगा। इतना कहकर तुम मुड़े और सीधे ऊपर चले गए। ठंडी चांदनी कमरे के अंदर फैल रही थी, जिसने पूरे कमरे में लगे गेमिंग पोस्टर्स, महंगे गेमिंग पेरिफेरल्स और एक्सेसरीज को चमका दिया। ये कभी एक इंटरनेट एडिक्ट लड़के के लिए जन्नत हुआ करता था, लेकिन अब ये फ्यूचर को दफन करने वाली एक आलिशान कब्र जैसा लग रहा था। तुम ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खड़े हो गए। शीशे में दिख रहा लड़का दुबला पतला, पीला पड़ा हुआ, डार्क सर्कल से भरा और चिपचिपे बालों वाला था। लेकिन उसकी आंखें, तुम शीशे के पास गए और पुतलियों की गहराई में ध्यान से देखा, जैसे उनके अंदर कोई चीफ सो रहा हो जो अब जाग रहा था। तुमने अपना हाथ उठाकर आंखों के सामने किया। उंगलियां अभी भी हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे इस कमजोर बॉडी का मजाक उड़ा रही हो। इस कंडीशन में स्नाइपिंग तो दूर, बंदूक पकड़ना भी मुश्किल था। सोचो, पास्ट लाइफ में तुम स्नाइपर राइफल से 1,500 मीटर दूर एक सिक्के पर सटीक निशाना लगा सकते थे, और अब तो शायद 50 मीटर का टारगेट भी हिट न हो पाए। तुमने अपनी आंखें बंद की और फिर से टैक्टिकल ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक गहरी सांस के साथ तुम्हारी कॉन्शियसनेस बॉडी के सबसे गहरे हिस्से में उतर गई, जहां तुम्हें इस वाइब्रेशन का रूट कॉज समझ आया। हाथों की नर्व्स लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहने और ओवर थकान की वजह से परमानेंटली डैमेज हो चुकी थी। लेकिन तुम कोड नेम घोस्ट वाले टॉप क्लास स्नाइपर थे। तुमने न सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी थी, बल्कि न्यूरोलॉजी भी जानते थे। तुम्हें पता था कि कुछ चीजें मेडिकल साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे इंसान की विल पावर का उसकी बॉडी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल।
खिड़की के बाहर विला सोसाइटी का नाइट व्यू था। दूर एक अधूरी बनी हुई बिल्डिंग की छत पर लाल लाइट रात के अंधेरे में टिमटिमा रही थी, जो लगभग 300 मीटर की स्ट्रेट डिस्टेंस पर थी। तुमने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, इंडेक्स फिंगर को सीधा किया, थंब को ऊपर उठाया और एक सिंपल एमिंग जेस्चर, निशाने का पोज बनाया। फिर अपना पूरा फोकस उस पर लगा दिया। पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई। दूर कंस्ट्रक्शन साइट का शोर, नीचे पेरेंट्स की दबी हुई बातें, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी हार्ट बीट, सारे साउंड्स धीरे धीरे गायब हो गए। विजन के सेंटर में मौजूद वो रेड लाइट साफ और ब्राइट होती गई और ठीक उसी मोमेंट एक हल्का ट्रांसपेरेंट रेड सर्कल अचानक तुम्हारी विजन में अपने आप दिखने लगा, जिसके सेंटर में एक क्रॉस हेयर बना हुआ था। किनारों पर अभी भी बारीक कर्सर लगातार ब्लिंक कर रहे थे, जिन पर डिस्टेंस, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वे सारे डेटा जो एक टॉप स्नाइपर को चाहिए होते हैं। तुम्हारी सांसें थम गई। ये वर्चुअल क्रॉस हेयर तुम्हारे लिए बहुत जाना पहचाना था। पास्ट लाइफ में ये तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट था। पहली बार बंदूक पकड़ने के दिन से ही तुम्हारी आंखों के सामने ये हेल्पिंग क्रॉस हेयर उभर आता था। ये किसी साइंस फिक्शन नॉवेल का गोल्डन फिंगर सिस्टम नहीं था, बल्कि एक जनजात टैलेंट था। तुम्हारे सुपर स्ट्रॉन्ग स्पेशल सेंस और कैलकुलेशन पावर की विजुअल फॉर्म। मिलिट्री डॉक्टर्स ने अनगिनत बार तुम्हारा चेकअप किया था और उनका कंक्लूजन था कि ये हल्की कॉर्निया वैरायटी की वजह से होने वाला विजुअल इल्यूजन है, जो हेल्थ के लिए हरमलेस था। लेकिन इसी इल्यूजन ने तुम्हें एक ऐसा घोस्ट बनाया था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। ओल्ड पार्टनर, तुम भी मेरे साथ आ गए। तुमने उस शैडो से धीरे से फुसफुसाकर कहा। वो क्रॉस हेयर हल्का सा झिलमिलाया, मानो तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रहा हो। तुमने क्रॉस हेयर को 300 मीटर दूर मौजूद उस रेड लाइट पर सेट करने की कोशिश की। शैडो ने तुरंत अपने आप फाइन ट्यूनिंग की और कर्सर पर डेटा फ्लैश हुआ। डिस्टेंस 317 मीटर, विंड स्पीड 1.2 मीटर सेकंड, ह्यूमिडिटी 63%, सजेस्टेड करेक्शन 0.3 मीटर टेल। परफेक्ट। तुम्हारे होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। बॉडी कमजोर है तो ट्रेनिंग से स्ट्रांग हो जाएगी, डैमेज नर्व्स रिकवर हो जाएंगी। जब तक ये टैलेंट तुम्हारे पास है, तुम फिर से वही टॉप स्नाइपर बन सकते हो जिससे दुश्मन कांपते थे। तुमने उन पोस्टर्स और गेमिंग इक्विपमेंट्स को नहीं छेड़ा, बस बेड के नीचे से धूल से भरा एक सूटकेस बाहर खींचा। फिर सारे पोस्टर्स को एक एक करके ध्यान से निकालकर रोल किया और रबर बैंड से बांध दिया। गेमिंग फिगर्स को भी संभाल कर उनके ओरिजिनल बॉक्सेज में वापस पैक कर दिया। तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत स्लो और केयरफुल थे, किसी लगाव की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चीजें ओरिजिनल ओनर की थी, उसकी 18 साल की जिंदगी का पूरा हिस्सा। उन्हें सीधे फाड़कर फेंकना बहुत रूड होता। तुमने बस उसके सामान को संभाल कर सूटकेस की सबसे निचली लेयर में रख दिया, सूटकेस बंद किया और कोने में खिसका दिया। ये सब करने के बाद तुम्हें जबरदस्त थकावट महसूस हुई, मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बॉडी बेहद कमजोर थी। कपड़े बदलने के लिए अलमारी के पास जाकर तुमने एक स्पोर्ट सूट पहना। तुम बाहर जाकर 2 चक्कर लगाकर इस बॉडी की लिमिट्स चेक करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही डोर का हैंडल घुमाया, पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक था। बाहर से लोहे की चेन की हल्की सी आवाज आई। तुम एक मोमेंट के लिए ठिठके और फिर बेबसी से मुस्कुराए। उन्हें डर था कि तुम आधी रात को फिर भाग न जाओ। 2 कदम पीछे हटकर तुमने दरवाजे को देखा। पास्ट लाइफ की स्किल्स के हिसाब से इस दरवाजे को एक किक में तोड़ा जा सकता था, लेकिन अभी इन पतली सूखी बाहों और टांगों के साथ अगर किक मारते तो दरवाजा टूटता या नहीं, पर एंकल पहले फ्रैक्चर हो जाता। ये सिचुएशन सच में हताश करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में हार का एक कतरा भी नहीं था। पता नहीं तुम कितनी देर तक एक्सरसाइज करते रहे। अचानक दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। तुम तुरंत रुक गए, टॉवल उठाकर पसीना पोंछा और टी-शर्ट पहन ली। मदर झाओ शुलान हाथ में ट्रे लिए दरवाजे के बाहर खड़ी थी और सावधानी से कमरे के अंदर देख रही थी। जीजी, उनकी आवाज भारी थी। मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बाउल नूडल्स बनाए हैं। तुमने रात का खाना नहीं खाया था। तुमने उन्हें देखा, आगे बढ़कर ट्रे हाथ में ले ली। एक बाउल में गर्मा गर्म टोमेटो एग नूडल्स थे और ऊपर 2 फ्राई किए हुए अंडे रखे थे। झाओ शुलान एक पल के लिए हैरान रह गई। शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी शांति से ट्रे ले लोगे। वो तुम्हारे पीछे अंदर आई और जब बेड पर सलीके से फोल्ड करके रखे हुए कपड़ों को देखा तो उनकी आंखें फिर से भर आई। क्या तुमने सच में जाने का डिसीजन ले लिया है? आर्मी में बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम्हारे पापा को भी उस जमाने में शरीर भर में चोटें आ गई थी। तुम नूडल्स का बाउल लेकर कंप्यूटर चेयर पर बैठ गए। तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी तब भी करनी पड़ेगी। ये बात भले ही तुमने बहुत नॉर्मल टोन में कही, लेकिन झाओ शुलान अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो तुम्हें गौर से देख रही थी। उन्हें लगा कि तुम कहीं न कहीं बदल गए हो। नाटकीय रूप से सुधरने की एक्टिंग नहीं और नहीं चिढ़ में, बल्कि एक ऐसी शांति और मैच्योरिटी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। जैसे एक ही रात में वो
बचकाना जरा सी बात पर भड़कने वाला बेटा अचानक शांत हो गया हो। तुम्हारे पापा का दिल साफ है। झाओ शुलान ने अपनी आंखों के कोने पोंछे। वो स्पेशल रिक्रूटमेंट कोटा, वो अपने 2nd क्लास मिलिट्री ऑनर को लेकर मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के आगे गिड़गिड़ा कर लाए हैं। मुझे पता है तुमने नूडल्स की आखिरी बाइट ली और कांटा नीचे रख दिया। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाऊंगा। वो दरवाजे के पास पहुंची और चिंता में एक बार फिर मुड़कर देखा। तुम पहले ही खड़े हो चुके थे और बेड के पास सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। वो सीधी और मजबूत पीठ, वो शांत और फोकस्ड एटीट्यूड। उन्हें एक पल के लिए लगा जैसे वो अपने हस्बैंड के जवानी के दिनों को देख रही हो। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। तुम अपनी रिकवरी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहे जब तक कि इतने थक नहीं गए कि एक उंगली भी उठाना मुश्किल हो गया। तुमने जाकर एक ठंडे पानी से शावर लिया और बेड पर लेट गए। सीलिंग को घूरते हुए अंधेरे में वो हल्का रेड क्रॉसहेयर तुम्हारी विजन में झिलमिला रहा था। तुमने अपनी पूरी कॉन्शियसनेस उस क्रॉसहेयर पर फोकस की, उसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट करने की कोशिश की और पास्ट लाइफ में उसे यूज करने की फीलिंग्स को याद किया। आखिरकार अभी के लिए तुम्हारे पास डिपेंड होने के लिए यही एक इकलौता ट्रम्प कार्ड था। फिजिकल फिटनेस तो ट्रेनिंग करके बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक स्नाइपर की आंखें वो ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे कितना भी पसीना बहाकर खरीदा नहीं जा सकता। सुबह ठीक 5 बजे तुम्हारी आंखें खुल गई। तुमने अपने कुछ कपड़ों को एकदम परफेक्ट मिलिट्री स्टाइल में फोल्ड किया और एक आधे पुराने काले बैकपैक में डाल लिया। बस यही तुम्हारा पूरा सामान था। अभी तुमने पैकिंग खत्म ही की थी कि कमरे का दरवाजा रफ तरीके से खुला। न्यू गोदोंग दरवाजे पर खड़ा था। उसने अभी भी कल वाली सिलवटों भरी शर्ट पहन रखी थी। वो चेहरा सख्त बनाकर चिल्लाने ही वाला था कि ओए लड़के जल्दी उठ, नौटंकी मत कर, लेकिन वर्ड्स उसके मुंह में ही अटके रह गए। उसने देखा कि तुम पहले से ही पूरी तरह रेडी खड़े हो। बेड के पास वो ब्लैक बैकपैक रखा था जो साफ दिख रहा था कि ज्यादा भरा हुआ नहीं है। तुम खिड़की के पास खड़े होकर बाहर होते उजाले को शांति से देख रहे थे। तुम्हारा साइड फेस एकदम शांत था जिसमें पुरानी आवारागर्दी और बगावत का नामो निशान नहीं था। सबसे बड़ी बात, क्या ये कमरा बदल गया था? रंग बिरंगे गेमिंग पोस्टर्स गायब थे। जमीन पर बिखरे स्नैक्स के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें साफ हो चुकी थी। कमरा इतना साफ था जैसे यहाँ कोई रहता ही न हो। बस कोने में रखा लॉक्ड सूटकेस खामोशी से गुजरे हुए कल की कहानी बयां कर रहा था। न्यू गोदोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। उसने जो उम्मीद की थी, बेड पर पड़े रहना, रोना धोना, नखरे करना, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। मैं रेडी हूँ। तुम मुड़े और फुर्ती से बैकपैक पीठ पर टांग लिया। अब आर्मी के लिए निकलते हैं। न्यू गोदोंग का गला सूखा। उसने सख्त टोन में हुंकार भरी और बाहर की तरफ मुड़ गया। कार नीचे खड़ी है, जल्दी कर, देर मत कर। जैसे ही तुम नीचे उतरे, झाओ शुलान गर्मा गर्म डम्पलिंग्स की प्लेट और साथ ही सिगरेट शराब के 2 बड़े गिफ्ट बैग्स लेकर बाहर आए। जीजी जल्दी आओ, आर्मी में जाकर अपने स्क्वाड लीडर और प्लेटून लीडर में बांट देना, वे तुम्हारा थोड़ा ज्यादा ख्याल रखेंगे। न्यू गोदोंग ने जैसे ही वे गिफ्ट्स देखे, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आम मिलिट्री कैसी जगह है? तुझे क्या लगता है ये किसी रिश्तेदार के घर मेहमानबाजी करने जा रहा है? झाओ शुलान ने दबी आवाज में कहा, मैं तो बस बच्चे के भले के लिए सोच रही हूँ ना। सब कहते हैं कि नए रिक्रूट्स को अंदर जाकर थोड़ा बहुत लेन देन करना पड़ता है। अगले ही पल न्यू गोदोंग की आवाज तेज हो गई, क्या लेन देन? मैं जब आर्मी में गया था तो बस एक जोड़ी कपड़े लेकर गया था। तू इसे बिगाड़ रही है। लेकिन तुम एक वर्ड भी बोले बिना चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ गए, कांटा उठाया और खाने लगे। डम्पलिंग्स में लीक्स और एग्स की स्टफिंग थी। एक बाइट लेते ही जूसी फ्लेवर मुंह में भर गया। तुम एकदम शांति से एक एक करके खाते रहे। न्यू गोदोंग ने तुम्हें इस तरह खाते देखा तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। वो झाओ शुलान पर चिल्लाया, ये सब ड्रामा समेटकर अंदर रखो। ये सब देना दूसरों के सामने मजाक बनवाना है। जब तुमने 10वां डम्पलिंग खत्म कर लिया तो कांटा नीचे रखा और मुंह पोंछा, मम्मी मेरा पेट भर गया। सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, आर्मी में सब कुछ मिलता है। तुम्हारी उस शांत और नॉर्मल आवाज में न तो कोई बगावत थी और न ही जानबूझकर मक्खन लगाने की कोशिश। इस बेपरवाह एटीट्यूड ने न्यू गोदोंग को अंदर से और उलझा दिया। उसकी तेज नजरों ने कुछ सेकंड तुम्हारे चेहरे को घूरा और आखिरकार उसने चिढ़कर हाथ हिलाया, पेट भर गया तो निकल, टाइम वेस्ट मत कर। तुम खड़े हुए और हल्का बैकपैक कंधे पर टांग लिया। झाओ शुलान जल्दी से आगे आई और तुम्हारी जेब में 500 रुपए और एक सेफ्टी एमुलेट ताबीज ठूंस दिया। थैंक यू मम्मी, पहुंचते ही घर पर फोन करूंगा। तुमने मना नहीं किया, सब स्वीकार कर लिया। झाओ शुलान रोते हुए कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन न्यू गोदोंग ने बीच में ही टोक दिया। तुम मुड़े और सीढ़ियों पर खड़ी अपनी बड़ी सिस्टर न्यू लान को देखा। उसके होंठ हल्के से हिले और आखिरकार उसने बस 3 वर्ड्स कहे, अपना ख्याल रखना। तुमने सीरियसली सिर हिलाया,
मुड़े और अपने फादर के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गए। उस 7 से 8 साल पुरानी ब्लैक पासेट कार में बैठते हुए तुमने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन न्यू गोडोंग ने बिना पीछे मुड़े ऑर्डर दिया, पीछे बैठ। तुम्हारे मूवमेंट्स एक पल के लिए रुके। तुमने चुपचाप दरवाजा बंद किया और बैक सीट पर जाकर बैठ गए। तब तुम्हें याद आया, पैसेंजर सीट सिर्फ उन लोगों के लिए होती थी जो कामयाब होते थे, इसीलिए 11th क्लास के बाद से तुम कभी उस सीट पर नहीं बैठे थे। कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी और बाप बेटे के बीच पूरे रास्ते जीरो कम्युनिकेशन रहा। आधा घंटा बीतने के बाद कार रुक गई। बिल्डिंग के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी थी। ज्यादातर रिक्रूट्स को छोड़ने आए पेरेंट्स थे और उनके साथ वे नर्वस लेकिन एक्साइटेड यंग लड़के खड़े थे। उनके कंधों पर तरह तरह के बैग्स, बोरिया और सूटकेस थे। उनकी तुलना में तुम्हारा वो पतला सा बैकपैक बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तभी पूरे रास्ते खामोश रहा न्यू गोडोंग दबी आवाज में बोला, अंदर जाने के बाद ऑर्डर्स फॉलो करना। ट्रेनिंग चाहे कितनी भी कठिन हो, बर्दाश्त करना। अगर दूसरे कर सकते हैं तो तुम्हें भी करना होगा, लेकिन अगर सच में बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फालतू की जिद मत पकड़ना। हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने अपना सिर घुमाकर पास बैठे उस जिद्दी, कभी न झुकने वाले पुराने फौजी को देखा। उसके साइड फेस की लाइनें एकदम सख्त थी। तुमने धीरे से अपनी आवाज निकाली जो बहुत शांत और स्टेबल थी, डैड, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। न्यू गोडोंग ने मुड़कर कुछ सेकंड तुम्हें घूर कर देखा, फिर अपनी नाक से एक भारी हुंकार भरी। इसके तुरंत बाद कार आर्म्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट के प्रांगण यार्ड में घुसी। यूनिफॉर्म में एक मिडिल एज्ड आदमी तेजी से बाहर आया। ओल्ड न्यू, तू आ ही गया आखिर। न्यू गोडोंग कार से उतरा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ स्माइल आई। ओल्ड, स्क्वाड लीडर। दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर जोरदार मुक्का मारा। उस आदमी ने तुरंत तुम्हें देखा। ओहो, ये लड़का तो काफी सॉलिड दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तू अपनी रिक्रूटमेंट के टाइम दिखता था। न्यू गोडोंग ने तुम्हारे कंधे पर थपकी दी। जल्दी अंकल चेन बोलो। तुमने थोड़ा झुककर सम्मान दिया। हेलो अंकल चेन। लेकिन ये अंकल चेन जो तुम्हारे डैड का जान पहचान वाला पुराना फौजी साथी था, अगले ही पल न्यू गोडोंग को एक तरफ ले गया और दबी आवाज में बोला, ओल्ड न्यू, तेरे इस बच्चे का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। हाई स्कूल में मारपीट, बाहर गैंग फाइट की वार्निंग। अगर तेरा 2nd क्लास ऑनर और ओल्ड कंपनी कमांडर का रिकमेंडेशन न होता तो ये स्पेशल कोटा इसे कभी न मिलता। न्यू गोडोंग का चेहरा थोड़ा एम्बेरस हो गया। ओल्ड स्क्वाड लीडर, ये पहले नासमझ था, पर इस बार इसने सच में सुधरने का डिसीजन लिया है। चेन जियांगो ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। उसकी नजरें फिर तुम पर टिकी। टोन काफी सीरियस हो गई। लड़के, आर्मी में जाना कोई मजाक नहीं है। न्यू रिक्रूट कैंप के 3 महीने में चमड़ी उधड़ जाना तो आम बात है। तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? तुमने अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी की और पक्के इरादे से कहा, सोच लिया है अंकल चेन। चेन जियांगो अचानक हंस पड़ा। बढ़िया, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अपने बाप के जवानी के दिनों से तो काफी बेहतर है। ये जब भर्ती हुआ था तो आधी रात को छुपकर घर के लिए रोता था। ओल्ड स्क्वाड लीडर। न्यू गोडोंग का चेहरा लाल हो गया। पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हो? चेन जियांगो जोर से हंसा और न्यू गोडोंग के कंधे थपथपाए। चल अंदर चलकर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। अंदर हॉल में पहुंचते ही 20 से ज्यादा यंग लड़के इकट्ठा दिखे। कोने में दर्जनों एक जैसे मिलिट्री ग्रीन बैग्स रखे थे। चेन जियांगो ने एक स्टाफ को बुलाया। लिटिल झंग, ये न्यू जेडाई है, स्पेशल कोटा वाला, इसकी फाइल पूरी करो। स्टाफ झंग ने तुरंत फोल्डर से कुछ फॉर्म्स निकाले। तुमने पेन लिया और उस स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर्म पर एक एक लेटर साफ साफ अपना नाम लिख दिया। स्टाफ झंग देखता रह गया। उसने जितने भी स्पेशल कोटा वाले सैनिक देखे थे सब उदास चेहरे वाले होते थे, लेकिन तुम्हारा सिग्नेचर एकदम साफ, तेज और बिना किसी हिचकिचाहट के था। सामान लेने के बाद न्यू गोडोंग ने भारी आवाज में कहा, जब वहाँ पहुँच जाओ तो घर की याद में रोना धोना मत मचाना, शर्मनाक लगता है। तुमने बस 2 वर्ड्स कहे, गॉट इट। बाप बेटे के बीच फिर से खामोशी छा गई। तभी स्टाफ झंग ने लिस्ट देखकर जोर से आवाज लगाई, न्यू जेडाई। तुम अपनी टीम में शामिल होने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारे कदम रुक गए। तुमने मुड़कर न्यू गोडोंग को देखा। वो आदमी जो बैटलफील्ड में रहा, 2nd क्लास मेडल जीता और कंस्ट्रक्शन पर ईंटें उठाने से लेकर करोड़ों की प्रॉपर्टी तक पहुंचा, इस वक्त तुम्हें एक बेहद कॉम्प्लेक्स नजर से देख रहा था। अगले ही सेकंड तुमने झटके से अपना दाया हाथ उठाया और एक बेहद परफेक्ट ऑफिशियल मिलिट्री सैल्यूट ठोका। न्यू गोडोंग पल भर के लिए सन्न रह गया। पूरे हॉल की नजरें तुम पर टिक गई। तुमने हाथ नीचे किया, मुड़े और बिना पीछे देखे सीधे अपनी टीम की तरफ लंबे कदम बढ़ा दिए। चेन जियांगो न जाने कब न्यू गोडोंग के पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी पीठ को देखते हुए उसने धीरे से कहा, ओल्ड न्यू, तेरा ये लड़का काफी सख्त निकला। न्यू गोडोंग तुम्हारी सीधी पीठ को घूरता रहा। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। चला गया, शायद सच में बड़ा हो गया है। इसके बाद दोनों दूसरी मंजिल की खिड़की के पास
साथ खड़े हो गए। चेन जियांगो ने न्यू गोडोंग को एक सिगरेट दी। सच में डिसाइड कर लिया? हमारी पुरानी यूनिट, वो जगह कोई खेल नहीं है। साउथ वेस्ट बॉर्डर, हाई एल्टीट्यूड, जानलेवा मौसम। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ा। मुझे पता है तू इसे सबसे मुश्किल जगह भेजना चाहता है, लेकिन वहाँ की तकलीफ हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी 120 लोगों की कंपनी में से 2 साल में 30 से ज्यादा लोग चोटों और बीमारियों की वजह से रिटायर हो गए थे। न्यू गोडोंग काफी देर चुप रहा। उसकी नजरें नीचे तुम्हारे बैकपैक पर टिकी थी। फिर वो हल्का सा हंसा। मैं इसे ओल्ड प्लाटून लीडर के अंडर ही भेजना चाहता हूँ, ताकि इसे समझ आए कि असली आर्मी क्या होती है और पीछे हटने का कोई रास्ता न होने का क्या मतलब है। चेन जियांगो की समझ में नहीं आया। तूने ओल्ड कंपनी कमांडर को फोन किया था। नॉर्मल इन्फेंट्री यूनिट में डालना भी काफी था। ओल्ड प्लाटून लीडर के पास क्यों भेजना? वो बंदा स्पेशल फेवर से सबसे ज्यादा नफरत करता है। लेकिन न्यू गोडोंग के जवाब ने उसे और चौंका दिया। मैं इसीलिए तो इसे उसके पास भेज रहा हूँ। चेन जियांगो उसे देखता रहा, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, कल रात मेरी ओल्ड प्लाटून लीडर से बात हुई थी। मैंने तेरे बेटे का जिक्र किया था। न्यू गोडोंग ने तुरंत पूछा, उसने क्या कहा? चेन जियांगो ने पुरानी बोली में मिमिक्री करते हुए कहा, साले का बेटा 20 साल बाद मिला है, मेरे पास आने दे, ऐसा रगड़ूंगा कि याद रखेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। तुम अपनी टीम के साथ एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में पहुंचे। ये एक पुराने गोदाम को रिपेयर करके बनाया गया बड़ा हॉल था। सीमेंट का फर्श, ग्रीन पेंट वाली दीवारें और हवा में धूल व डिटर्जेंट की अजीब सी स्मेल। जैसे ही तुमने अपना बैग बेड के नीचे रखा, बगल से तुरंत एक बुदबुदाहट आई। अरे यार, ये जगह तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकली। तुमने मुड़कर देखा तो वो टाइट बनियान पहने एक तगड़ा यंग लड़का था। तुमने कैजुअल टोन में उससे पूछा, तो तुमने क्या सोचा था? लड़के ने दांत दिखाते हुए कहा, कम से कम कोई गेस्ट हाउस तो होना चाहिए था, कम से कम गर्म पानी का शावर तो होता। यहाँ देखो, ये तो पूरा एक टूटा फूटा गोडाउन है। तुमने बेपरवाही से जवाब दिया, बात तो सही है, लेकिन अगले ही सेकंड वो लड़का तुम्हें घूरने लगा। भाई, तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। तुम्हारे दिमाग ने तेजी से सर्च किया और एक नाम तुरंत सामने आया, ली हाओ। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, उसने खुद ही अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। तुम न्यू जेड आए हो? अरे बाप रे, सच में तुम ही हो? तुमने सिर हिलाया। वो तुम्हारा मिडिल स्कूल क्लासमेट ली हाओ ही था। दोनों अपने जमाने में एक साथ क्लासेस बंक करके इंटरनेट कैफे जाया करते थे। वो हैरान होकर तुम्हारे पास आया, तुम भी आर्मी में कैसे आ गए? मुझे तो याद है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस काफी बड़ा था ना। तुम हंस दिए। क्यों? रिच किड आर्मी ज्वाइन करके देश की रक्षा नहीं कर सकता क्या? ली हाओ ने एक्साइटमेंट में तुम्हारा कंधा थपथपाया। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब हम दोनों फिर साथ में मस्ती करेंगे। वो अपने बेड पर बैठा, जिससे लकड़ी के बोर्ड से चीखने की आवाज आई। मेरे डैड ने मुझे जबरदस्ती भेजा है, बोले कि तू दिन भर फाइटिंग करता रहता है, इससे अच्छा तुझे आर्मी में भेजकर सीधा किया जाए। फिर उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और आवाज धीमी करके बोला, भाई तुम्हारी इस पतली सी बॉडी से काम चल जाएगा? मैंने तो सुना है कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है। तुमने अपनी दुबली बाहों को देखा। ट्रेनिंग करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ली हाओ हंसा, लेकिन तभी उसकी टोन बदली। वैसे तुम्हें पता है वैंग फैट बाउंड्री वैंग हैबो भी आया है? वही अपने स्कूल का वैंग हैबो, जिसके घर का रेस्टोरेंट था और जो फुटबॉल जैसा गोल था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने अभी यार्ड में उसे देखा था, अपने डैड के पीछे रोता हुआ घूम रहा था। साफ लग रहा था कि जबरदस्ती लाया गया है। तुमने अपनी मेमोरी में उस मोटे लड़के का चेहरा ढूंढा, कमजोर दिल वाला वैंग हैबो। वह भी आ गया। तुम्हें थोड़ा शौक लगा। उसकी जैसी फिटनेस के साथ तो वो 3 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर पाएगा। ली हाओ ने कंधे उचकाए। किसको पता, घर वाले परेशान हो गए होंगे। तभी दरवाजे से स्टाफ झंग ताश के कुछ पैकेट्स लेकर अंदर आया और जोर से अनाउंस किया, आज रात यही रेस्ट करना है, कल अलग अलग यूनिट्स की बसें आ जाएंगी। बोर हो रहे हो तो कार्ड्स खेल सकते हो, पर सट्टेबाजी नहीं चलेगी। ठीक 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। उसने कार्ड्स खाली बेड पर फेंके, वॉशरूम और टॉयलेट की लोकेशन बताई और चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में तहलका मच गया। 7 से 8 नए सैनिक कार्ड्स छीनने के लिए झपट पड़े। ली हाओ भी एक्साइटेड होकर चला गया, लेकिन तुम बेड पर सीधे लेट गए, हाथ सिर के नीचे रखे और सीलिंग पर ब्लिंक करती ट्यूबलाइट को घूरने लगे। पास्ट लाइफ की यादें और इस लाइफ के एक्सपीरियंस दिमाग में मिक्स हो रहे थे। 8 साल की मिलिट्री सर्विस, एक सोल्जर से लेकर स्पेशल फोर्सेस के मेजर स्नाइपर तक, तुमने लाइफ और डेथ दोनों देखी थी। लेकिन अब सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना था। आंखें बंद करके तुमने अपना ट्रेनिंग प्लान बनाना शुरू किया। 3 महीने के अंदर इस कमजोर बॉडी को पुरानी फॉर्म में लाना ही होगा। तभी बगल से ली हाओ की गाली गूंजी, अरे यार, तुम्हारे
तुम्हारे कार्ड्स इतने अच्छे कैसे आ गए? और उसके बाद सब ठाके मारकर हंस पड़े। तुमने आंखें खोली और उन नासमझ लड़कों को देखा। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि आर्मी का असली मीनिंग क्या होता है। बिल्कुल 20 साल पहले के तुम्हारे अपने अवतार की तरह। दोपहर में आर्म फोर्सेस डिपार्टमेंट के स्टाफ ने बेडशीट और बैग सेट करना सिखाया और फिर सबको फ्री टाइम दे दिया। अभी सुबह का उजाला भी नहीं हुआ था कि एक तीखी व्हिसल ने सन्नाटे को चीर दिया। टूटू टूटू उठो, 10 मिनट के अंदर बाहर असेंबल हो जाओ। कमरे में अफरातफरी मच गई। रोने धोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लेकिन व्हिसल बजते ही तुम्हारी आंखें तुरंत खुल गई। ये तुम्हारी हड्डियों में बसा रिफ्लेक्स था। तुम फुर्ती से बेड से उतरे, अपना सामान चेक किया। सब कुछ एक झटके में कंप्लीट। 5 मिनट बाद 100 से ज्यादा नए सैनिक यार्ड में ढीले ढाले खड़े थे। सुबह का हल्का उजाला था और सबके चेहरों पर डर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। तुम टीम के बीच में खड़े थे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, एक परफेक्ट सोल्जर की शेप पहले से दिख रही थी। बगल में खड़ा ली हाउ अभी भी आंखें मलता हुआ दबी आवाज में बोला, तुझे क्या लगता है हमें कैसे डिवाइड करेंगे? क्या हम दोनों एक ही ग्रुप में जाएंगे? तुमने बस सिंपल रिप्लाई दिया, लक पर डिपेंड करता है। तुम्हारी नजरें पूरे यार्ड में घूम रही थी। गेट पर छोड़ने आए फैमिली मेंबर्स की भीड़ थी, लेकिन तुम्हें अपने फादर नहीं दिखे। उनके जैसे एटीट्यूड वाला आदमी एक बार छोड़ आया तो दोबारा ऐसा इमोशनल ड्रामा करने कभी नहीं आएगा। अटेंशन! स्टाफ झंग ने टीम के आगे खड़े होकर जोर से कमान दी। नए सैनिकों ने टेढ़े मेढ़े पोस्चर में ही सही, लेकिन रिफ्लेक्स में अपनी चेस्ट बाहर निकाल ली। तभी यार्ड का साइड गेट खुला और मिलिट्री यूनिफॉर्म में 6 सार्जेंट्स अंदर आए। उनके कदम एक साथ पड़ रहे थे। आवाज सॉलिड थी और नजरें इतनी तेज थी जैसे किसी रॉ मटेरियल की चेकिंग कर रहे हों। सबसे आगे 2 सार्जेंट्स थे। एक 3rd क्लास सार्जेंट झाओ दगन, जिसका चेहरा डार्क और स्क्वायर था। दूसरा 2nd क्लास सार्जेंट झू योंग, जिसकी गर्दन सिर जितनी चौड़ी थी और बाहों के मसल्स शर्ट से बाहर झांक रहे थे। दोनों टीम के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी नजरें चाकू की तरह सब पर घूमी। नए सैनिकों के पसीने छूट गए। साइलेंस! स्टाफ झंग ने लिस्ट निकाली। जिसका नाम पुकारा जाए वो अपने अलॉटेड स्क्वायर ग्रुप में जाकर खड़ा हो जाए। तुमने नोटिस किया कि पहले और तीसरे ग्रुप में 40 से 50 लोग तेजी से भर गए, लेकिन दूसरे ग्रुप में लोगों की गिनती बहुत कम थी। वैंग हैबो 2nd ब्लॉक। तुम्हारा मिडिल स्कूल क्लासमेट वैंग हैबो, वो यादों से भी ज्यादा मोटा हो चुका था। उसकी यूनिफॉर्म एकदम टाइट फिट आ रही थी। वो हांफते हुए भागकर 2nd ब्लॉक में जाकर खड़ा हो गया। वो जोर से हंसा। तभी मैं सोचूं, बॉर्डरलाइन मेडिकल और क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद ये हमारी एलिट यूनिट में कैसे आ गया? साफ साफ सिफारिश और पैसों का खेल है। वैंग हैबो भारी सांसें ले रहा था। ली हाओ 2nd ब्लॉक। ली हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने तुम्हारी तरफ आंख मारी और दौड़कर वहां पहुंच गया। फाइनली तुम्हारा नाम पुकारा गया। न्यू ZI 2nd ब्लॉक। तुम लंबे स्टेप्स लेते हुए 2nd ब्लॉक की तरफ बढ़े। लाइन में खड़े होकर तुमने जल्दी से एक नजर डाली। तुम्हें मिलाकर उस ग्रुप में टोटल सिर्फ 14 लोग थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि तुम्हारे और मोटे वैंग हैबो को छोड़कर बाकी के 12 लोग बेहद फिट, शार्प और तगड़े दिख रहे थे। उनकी फिजिकल फिटनेस बाकी ब्लॉक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। साफ था कि ये एलीट और स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स का ग्रुप था। तो फिर तुम और वैंग हैबो जैसे कमजोर बंदे इस एलिट टीम में कैसे आ गए? और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, मैंने इस एपिसोड पर कोई भी लाइक या कमेंट का टारगेट नहीं रहा है, पर अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।